तो आज का हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो भी तैयारी करने वाले हैं या करने वाली हैं सबके लिए स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू के अच्छे लेवल का देखूंगा। जो मैं बता दूं कि एम्स का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो है एम्स के नर्सिंग ऑफिसर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए आपको कितना आता है, 25 में से कितना का आप जवाब दे पाते हैं। और यह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के क्लास चल रहा है, कंटिन्यू शाम में 7 बजे चलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखिए मैं डेली 25, 30, 40 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। आप थ्योरी पढ़िए, अपना से थ्योरी पढ़िए, अच्छा है। और मैं जो टेस्ट देता हूँ वो टेस्ट का लिंक जो है इसी चैनल के जो पोस्ट वाला कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें मैं डेली आपको लिंक पोस्ट करता हूँ टेस्ट का। तो आप चाहें तो वो लिंक पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं 40-50 का। आप कितना उसमें से सही कर पाते हैं आपको पता चलेगा। बात समझ गए। उसमें आपको एनालिसिस भी दिखेगा क्वेश्चन का। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे नेक्स्ट शुरू करते हैं। 275 पदों के लिए जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बहाली निकली है रेलवे में अब की बार, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, लंबर लैमिनेक्टोमी की जटिलता क्या है। लंबर देखिए, जो वर्टेब्रा होता है, रीढ़ की हड्डी जो होता है, उस एरिया में सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। लैमिनेक्टोमी वही होता है। अब यहाँ पे होता यह है कि चूँकि यह रीढ़ के एरिया में जो है स्पाइनल कॉर्ड का एक सर्जरी होता है, तो उसमें जो नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई में जो है समस्या आ सकता है सर्जरी से, जिससे जटिलता उत्पन्न होती है आंत असंयम की, ठीक है। इंटेस्टाइन इनकॉन्टिनेंस की हो सकती है, आंत असंयम की, यानी जो आंत है। अब चूँकि हमारे बॉडी में जो भी अंग है सब में नर्व सप्लाई है, और वह अंग तभी तक आपका काम करता है जब उसमें नर्व जो है कम्प्लीटली आपका सप्लाई है अच्छे से। जैसे उस एरिया का किसी भी बॉडी के पार्ट का, यहाँ तक कि आप आँख से जो है पलक जो आप झपकते हैं, आँख के पलके जो झपकते हैं ना, वो भी नर्व सप्लाई ही है। जब तक नर्व उसमें काम कर रहा है तब तक आपका आँख पलक रहा है, ठीक है ना, झपक रहा है। जैसे नर्व सप्लाई आपका टूट गया, नर्व डैमेज हो गया वहाँ पे, तो वह जो है पलक झपकना भी जो है आपका कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो टोटली हमारा जो मूवमेंट होता है बॉडी का, नर्व सिग्नल के थ्रू होता है। नर्व सप्लाई है, उसमें सिग्नल आता है और वो जो है उस प्रकार से मूवमेंट होता है। एक नर्व क्या करता है, सिग्नल के वायर की तरह काम करता है, सिग्नल संदेश भेजता है और वो बॉडी वैसा ही मूवमेंट करता है। तो ये लैमिनेक्टोमी से होता ये है कि सर्जरिकल प्रोसेस है और यहीं से नर्व सप्लाई होता है आंत का, पेट के एरिया का, ठीक है ना, यहीं से नर्व सप्लाई होता है। तो इसके सर्जिकल प्रोसेस से होता यह है कि थोड़ा भी अगर इधर उधर सर्जिकल प्रोसेस होगा तो कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन आंत में जो गया नर्व है वो नर्व डैमेज होगा और आपका आंत असंयम हो जाएगा। बात समझ गए। पहला, आगे मैं बढ़ता हूँ। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रसव कक्ष में यानी डिलीवरी रूम में जो नवजात जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद देखते होइएगा कि बच्चे के मुंह को सक्शन किया जाता है। उसके मुंह से जो स्राव होता है उसको खींचा जाता है, उसको सक किया जाता है, सक्शन किया जाता है। तो इसमें एक प्रेशर होता है, चूँकि सक्शन मशीन होता है, उस मशीन में प्रेशर दे के जो है खींचा जाता है अंदर से। तो कहता है सक्शन प्रेशर कितना होता है, तो सक्शन का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो 60 से 80 mm ऑफ Hg होता है। ध्यान में इसको करके रखिए। आगे है तीसरा क्वेश्चन, 14 वर्ष के अवसादग्रस्त बच्चे के लिए दवा का चुनाव क्या है। यानी एक 14 वर्ष का बच्चा है, कम एज है और उसको डिप्रेशन है, उसको अवसाद है, तो उसके लिए कौन सा दवा जो है उसके लिए फिट होगा, अच्छा होगा। तो उसके लिए फ्लुक्जेटिन दवा जो होता है यह अच्छा काम करेगा। उससे डिप्रेशन है तो, चूँकि 14 वर्ष कम उम्र है तो इससे हार्ड दवा देगा तो उसको इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए फ्लुक्जेटिन जो है अच्छा माना जाता है 12 से 14, 15 वर्ष के उम्र में। आगे बढ़ता हूँ। पार्किंसन रोग का कारण क्या है। पार्किंसन रोग जो है एक आपको मानसिक तौर पर होने वाला समस्या है। यह मेंटल इशू है, जहाँ पे कहा जाए एक प्रकार से पार्किंसन रोग जो होता है डोपामाइन की कमी से होता है। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में कम सिक्रेशन होने से जो है पार्किंसन रोग होता है।
और यह जो है सबस्टेशिया निग्रा में, जो कि ब्रेन के नीचे आधार पर छोटे छोटे दोनों साइड से यह जो है सबस्टेशिया निग्रा होता है, वहीं पे डोपामाइन की कमी होती है जिससे पार्किंसन रोग होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, अस्थमा क्या है। अस्थमा सब लोग को पता है, हिंदी में इसे दमा भी बोलते हैं, दम घुटना। तो अस्थमा जो होता है, जिस भी व्यक्ति को उसको सांस लेने में बहुत समस्या कठिनाइयाँ हो जाती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जो श्वसन नली है, जो ब्रोंकिया है, उसमें बलगम भर जाता है। ठीक है, चिपचिपा बलगम भर जाता है और जो ब्रोंकिया होता है वह संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है उसमें। इसीलिए दमा वाले पेशेंट को ब्रोंकोडिलेटर दिया जाता है, डायलेट करने वाला। ठीक है ना, फैलाने वाला। फैलाने वाला इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है उस श्वसन नली में, इसीलिए फैलाने वाला डायलेट करने वाला दवाई दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो छठा क्वेश्चन है सॉसेज। ठीक है ना, सॉसेज के आकार का पेट का मांस किसका संकेत है। देखिए होता क्या है, सॉसेज के जो आप लोग देखते हुइएगा, सॉसेज के आकार का पेट का मांस निकल जाता है, वह किसका संकेत होता है। तो वह संकेत होता है इंटरसेप्शन का, इंटूसेप्शन क्या होता है। तो इंटूसेप्शन का अर्थ होता है कि आंत का एक भाग आंत के दूसरे भाग में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, दूसरे भाग में प्रवेश कर जाता है, उसे इंटूसेप्शन बोलते हैं। अब इसमें ये सॉसेज जो होता है, इस प्रकार से जो है आपको एक सॉसेज बन जाता है, इसी प्रकार से पेट में उभार आ जाता है इंटूसेप्शन होने पर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक्लेम्पसिया के कार्डिनल लक्षण क्या है। एक्लेम्पसिया क्या होता है, सबको पता है कि प्री एक्लेम्पसिया के साथ में अगर महिला को दौरा आ रहा है, फिट सीजर आ रहा है, तो वह एक्लेम्पसिया बन जाता है। तो प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, प्री एक्लेम्पसिया में हाइपरटेंशन होता है, यूरिन में प्रोटीन आता है। ठीक है, ये होता है, सूजन रहता है, साथ में अगर दौरा भी ऐड हो जाए तो वह एक्लेम्पसिया बन जाता है। यह प्रेगनेंसी के टाइम का एक समस्या होता है। 8वां क्वेश्चन है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सक्रिय होता है। यानी जो टाइप 1 का हाइपर एक्टिविटी जो होता है, टाइप 1 का जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है, उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन एक्टिव होता है। तो आईजीई होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 9 नंबर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की घरेलू देखभाल में क्या शामिल है। कहने का मतलब होता है कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी जो मूत्राशय है, मूत्राशय में तंत्रिकीय क्षति के घरेलू देखभाल में क्या शामिल है। अब ये जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहने का मतलब है कि मूत्राशय का जो तंत्रिका है उसमें क्षति होता है। अब मैंने अभी बताया जो नर्व है, जो तंत्रिका है, उसमें क्षति होता है, तो आपका वह बॉडी पार्ट असंयम हो जाता है, ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर में होता यह है कि जो मूत्राशय है, जहाँ मूत्र स्टोर होता है, वहाँ पे नर्व ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो वहाँ से मूत्र जो है इनकॉन्टिनेंस असंयम रूप से निकलते रहता है। बात समझ गए। रुक रुक कर कैथेटर डालना इसके देखभाल में शामिल है न्यूरोजेनिक ब्लैडर में। बात समझ गए। आगे है मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान मन का व्यवहार का विज्ञान है, तो इसको ध्यान में करके हम लोग को रखना है। आगे है यहाँ पे कि गर्भ अवस्था की पहली प्रसव से पहले जांच में मूत्र परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। गर्भ अवस्था की पहली प्रसव पूर्व जांच में एंटीनेंटल जो है डायग्नोसिस में मूत्र परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। तो प्रोटीन का पता लगाना। प्रोटीन, चूँकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसको यूरिन से प्रोटीन निकलने का संभावना ज़्यादा होता है, तो ये पता लगाने के लिए हम लोग जो है मूत्र परीक्षण करते हैं। साथ में मूत्र परीक्षण HCG का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, हार्मोन का। ठीक है, HCG हार्मोन का स्तर बढ़ा होना प्रेगनेंसी को सूचित करता है। सिर की चोट के 3 घंटे बाद कान नाक से साफ द्रव जो CSF होता है, यह साफ द्रव होता है जो चोट लगने के 3 घंटे के बाद
जो है कान नाक से निकलता है, रिसाव होता है, वह किस कारण से होता है? तो यह होता है बेसल स्कल फ्रैक्चर, यानी जो खोपड़ी है, खोपड़ी का जो बेसल पार्ट है उसमें फ्रैक्चर होने से 3 घंटे के बाद जो है चोट लगा है सिर में और कान और नाक से सफ़ेद द्रव निकल गया, मतलब काफ़ी डीपली चोट लगा हुआ है। बात समझ गए ना? तो ये काफ़ी जो है नाजुक स्थिति हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होती है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर, फिजियोलॉजिकल पीलिया कब होता है? तो फिजियोलॉजिकल पीलिया कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक ये पीलिया होती है और ऑटोमेटिक यह ठीक भी हो जाता है। देखिए, यह पीलिया 24 घंटे के बाद शुरू होता है, 24 से 72 घंटे के बाद कभी भी आ जाएगा ऑटोमेटिक रूप से। और इसका सबसे ज़्यादा हाई लेवल 4 से 5 दिनों के बाद, जन्म के 4 से 5 दिनों के बाद सबसे हाई लेवल में इसका लेवल रहता है पीलिया का। और 1 से 2 सप्ताह में यह ऑटोमेटिक 1 से 2 सप्ताह में ठीक भी हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे माय डियर है, आनंद प्राप्त करने में असमर्थता को क्या कहते हैं? आनंद प्राप्त करने का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू प्लेजर, प्लेजर में इनएबिलिटी यानी आनंद में असमर्थ होना, यानी खुशी में दुख महसूस करना, दुख प्रकट करना, सुखी में भी दुख प्रकट करना, ये कहलाता है एनेडोनिया, ठीक है ना? एनेडोनिया, एनेडोनिया जिसमें व्यक्ति आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। दुख में तो सब दुख रहता है, लेकिन सुख में भी व्यक्ति दुख ही प्रकट करता है, ठीक है? वह होता है एनेडोनिया, जो व्यक्ति सुख प्रकट करने में असमर्थ होता है, इनएबिलिटी होता है, ठीक है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रैंडियोर ऑफ डिल्यूजन यानी महानता का भ्रम, ग्रैंडियोर का भ्रम किसमें देखा जाता है? तो जो मेनिया के पेशेंट होते हैं उसमें ग्रैंडियोसिटी ऑफ डिल्यूजन पाया जाता है, ठीक है ना? इसमें महानता का भ्रम जो है, हम ही हैं सबसे गुणवान धनवान, हम ही हैं, ऐसा लगता है मेनिया के पेशेंट को। मेनिया जो होता है उन्माद। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, 1 वर्ष के बच्चे में ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने का संकेत है, ठीक है? तो 1 वर्ष के बच्चे में ICP लेवल बढ़ने का संकेत यही होता है कि बच्चा का जो शुरुआती जो उसका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वह काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी कोमल होता है, ठीक है? और आगे का फूला हुआ फोंटानेल यानी आगे का जो कपाल है जिसे हम लोग ललाट बोलते हैं, यह फोंटानेल फूला हुआ होता है, इसके कारण ICP लेवल जो है बढ़ता है, ठीक है ना? आगे मैं यहाँ पे बढ़ूँ तो डाइसल्फिराम की साइड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए, डाइसल्फिराम एक ऐसी दवा है जो व्यक्ति को जो मद्यपान, अल्कोहल जो नशा करता है उसको उस नशे से दूर करता है, ठीक है ना? ये डाइसल्फिराम एक ऐसी मेडिसिन है जो व्यक्ति अल्कोहलिज्म है, जो व्यक्ति को नशे की आदत है, उसको नशे की आदत से ये क्या करता है, दूर भगाता है, ऐसी दवा है, ठीक है? तो ये जो है इसका लेने से साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि व्यक्ति को उल्टी, चक्कर, मुँह में धातु जैसे स्वाद आ सकता है, ठीक है? इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे है 90 नंबर, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का संकेत क्या है? तो डीवीटी का संकेत है होम साइंस। होम साइंस एक ऐसा परीक्षण होता है, यह एक परीक्षण एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे व्यक्ति को अगर डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो व्यक्ति को सीधा लेटा दिया जाता है और उसको घुटने के जगह से पैर को ऊपर उठाया जाता है। अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति को ऊपर उठाने में अगर उसको दर्द होने लगे तो यह डीवीटी का पॉजिटिव साइन, होम साइन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? आगे मैं बढ़ता हूँ, 20 नंबर का है, प्रसव के बाद RH रोगम एंटी-डी की डोज क्या होती है? तो प्रसव के बाद रोगम एंटी-डी की डोज 300 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है? याद रखिएगा MCG, 300 MCG। अच्छा क्वेश्चन है। प्रेस बायोपिया का कारण क्या होता है?
प्रेस बायोपिया का कारण होता है लेंस का सख्त होना, ठीक है, ये प्रेस बायोपिया का कारण होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वह लिगामेंट जो स्तन को बगल से जोड़ता है। लिगामेंट का क्या काम होता है? जोड़ने का, ठीक है, मजबूती पकड़ देने का। तो स्तन को बगल साइड से, ठीक है ना, जोड़ने का काम कौन सा लिगामेंट करता है? तो उसका नाम कूपर लिगामेंट है। कूपर लिगामेंट क्या करता है कि जो आप अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्तन होता है, ब्रेस्ट होता है, वह मसल्स होता है, उसमें काफ़ी सारे डक्ट जो है, नलियाँ होती है, और बाकी वो मसल्स होता है, उसमें कोई हड्डी नहीं होता है। लेकिन फिर भी वह अपने जगह पर क्यों जो है बना हुआ रहता है? तो वह कूपर लिगामेंट के कारण ही, कूपर लिगामेंट उसको बगल के साइड से उसको अटैच करके रखता है, मजबूती के साथ पकड़ बना के, ठीक है ना। तो एक कूपर लिगामेंट होता है। आगे बढ़ता हूँ, 23 नंबर का है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हानि का प्रबंध कैसे करेंगे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस होने पर आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द्रव हानि का प्रबंध यही है कि आइसोटेनिक सॉल्यूशन जैसे एनएस या आरएल से हम प्रतिस्थापन करते हैं, देते हैं, ठीक है। 24 है, सब ड्यूरल हेमेटोमा वाले मरीज में उल्टी जारी है, सबसे बड़ा लंबर पंक्चर कंट्राडिक्शन क्या है? देखिए, हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जो है एलपी कंट्राडिक्शन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे छोड़िए, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, सब ड्यूरल हेमेटोमा वाले मरीज में उल्टी जारी है, क्यों? तो देखिए, सब ड्यूरल हेमेटोमा वाला होता ये है कि सब ड्यूरल हेमेटोमा में होता ये है कि जो ब्रेन है और जो स्कल है, जो खोपड़ी है और जो मस्तिष्क है, इसके बीच में ब्लड का क्लॉट होता है, थक्का लगता है। अब ये थक्का बहुत सारे रीजनों से हो सकता है, टूट फूट से, चोट लगने से ब्लीडिंग हुआ, और वह जो है ब्रेन के बाहर और खोपड़ी के अंदर दोनों के बीच में जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे सबड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं। अब इससे मरीज में उल्टी होता है, तो इसको होने से आईसीपी लेवल भी बढ़ता है, ठीक है ना। आपके ब्रेन में सूजन हो जाएगा, आपके ब्रेन में कोई तरल पदार्थ इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वह प्रेशर लगाता है, ठीक है ना, ब्रेन पर प्रेशर लगाएगा, क्रेनियल प्रेशर, ठीक है ना, ब्रेन के अंदर प्रेशर लगना, क्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो ये बढ़ता है इसमें। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे कि उदर यानी पेट का जो धमनी है उसमें एनोरिज्म बनना है, एनोरिज्म वाले मरीज में क्या आकलन करेंगे? सबसे पहले एनोरिज्म क्या होता है? तो एनोरिज्म जैसे मान गए ये नली है, ठीक है, ये नली है, ये नली है। अब ये नली है ब्लड का, ठीक है ना, ये ब्लड का नली है। अब ये ब्लड के नली, ये ब्लड का जो है नली है, ये नली जो है यहाँ पे बैलून के तरफ फूल गया, ठीक है, कहीं भी फूल गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ नली की तरफ फूल गया है, बैलून की तरफ फूल गया है। तो ये फूल गया है, कमज़ोर होने से यहाँ पे फूल गया है। अब ये फूल गया है तो फट भी सकता है, तो फट जाएगा तो काफ़ी हानिकारक, काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। और ये एनोरिज्म का मतलब ही होता है कि रक्त नली का ऐसे जगह पे बैलून की आकार बन जाना, फूल जाना, ठीक है ना, यही एनोरिज्म होता है। तो पेट के एरिए में जो धमनी है उसमें अगर धमनी में ये बैलून की आकार के जो है अगर निकल जाता है, फूल जाता है, तो इसका क्या आकलन करेंगे? तो इससे होता ये है कि पेट के एरिए में आपको धड़कन महसूस होगा, ठीक है ना। पेट के एरिए में धड़कन इसलिए महसूस होगा क्योंकि बैलून वाला एरिया आवाज़ करता है, ठीक है, ब्लड का जो है प्रवाह होने में। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, थोड़ा बहुत आपको अलग से नॉलेज देने का प्रयास किया, एनालिसिस करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।